हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था माउंट किलिमंजारो को लेकर के। तो माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर जो तंजानिया कंट्री है वहां पर एज ए डोरमेंट वोल्केनो के रूप में एग्जिस्ट करता है। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में माउंट किलिमंजारो को डिस्कस करें तो माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट माउंटेन के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है माउंट किलिमंजारो को लेकर के। इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू की फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर जो 8 कोर सेक्टर होते हैं उनमें क्या ग्रोथ रही है उसको लेकर के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं कि अगर हम लास्ट 5 मंथ्स में कंपैरिजन करें तो मार्च में 8 कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिला है। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन 8 कोर सेक्टर्स के नेम, क्योंकि अगर इकोनॉमी में यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो बहुत ही इकोनॉमी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, इसके अलावा नेचुरल गैस आती है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नेम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब कितना क्या आउटपुट रहा पर मंथ, क्या डिक्रीज क्या इंक्रीज, ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हमारे इंडिया में चल रही है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अलग अलग जो कंट्री हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्री हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ में यहाँ डिस्कशन किया। और स्पेसिफिक टारगेट ये रहा कि टेररिज्म जो है वो एक बैड इशू है। अगर कोई कंट्री टेररिज्म को प्रमोट करता है तो वो टेररिज्म ऐसा नहीं है कि फिर दूसरे कंट्रीज को ही इफेक्ट करेगा, उन्हीं को ही हार्म पहुंचाएगा। लास्ट में अगर हम देखें तो वो कंट्री जो है वो खुद भी टेररिज्म एक्टिविटीज से फिर इफेक्टेड होता है। तो पीस और प्रोस्पेरिटी अगर हमें लानी है तो टेररिज्म को हमें खत्म करना होगा। टेररिज्म के साथ में पीस और प्रोस्पेरिटी जो है वो कभी भी नहीं आ सकती है। दूसरा मेन बात, यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका ये मानना है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम चाहते हैं कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रोंगर और मोर क्रेडिबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश हो तो हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो टेररिज्म को देनी होगी कि इसको हम किस तरीके से एलिमिनेट करें। अगर ये एलिमिनेट होता है तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बल्कि जो हमारा पूरा ग्लोबली लेवल है वहाँ पर एक पीसफुल एग्जिस्टेंस है जो है वो देखने को मिलेगी। तो 2017 में इंडिया जो है वो एचसीओ का फुल मेंबर बन गया था और इसके बाद में फर्स्ट टाइम इस तरीके की इंडिया जो है वो मीटिंग होस्ट कर रहा है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। देखो, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करें तो यूरेशिया के पर्सपेक्टिव में ये जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये टोटल एरिया का, यूरेशिया का जो टोटल एरिया है उसका 60% एरिया जो है वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कवर करते हैं। बात करें हम पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से तो पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसका 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है एचसीओ। और जीडीपी की अगर हम बात करें तो ग्लोबल जीडीपी का 20% को रिप्रेजेंट करता है एचसीओ। और ये जो एचसीओ है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इसको अगर हमें मोर पावरफुल, मोर इफेक्टिव तरीके से एस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि जो टेररिज्म जो एक मेन इशू है उसको हमें खत्म करना होगा। ओके, अब इंडिया की पर्सपेक्टिव में अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया देखो 2005 में पाकिस्तान, ईरान इनके साथ में जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट बना था एचसीओ का।
ओके। और 2017 में जो है वो फुल मेंबर बन गया था पाकिस्तान के साथ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने जो है वो 9 जून 2017 को एचसीओ को फुल मेंबर के रूप में ज्वाइन कर लिया था। अब दोनों को ध्यान में रखना है, ऑब्जर्वर स्टेटस जब हमें मिला था तब भी अस्टाना में मीटिंग हुई थी, और जब हम कंप्लीट मेंबर बने, फुल मेंबर बने एचसीओ के, तब भी अस्टाना में मीटिंग हुई थी एचसीओ की। वैसे 2015 में उफा में जब मीटिंग चल रही थी तब रशिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया को जो है वो मेंबर होना चाहिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रशिया और चाइना दोनों आते हैं, ओके, दोनों मेंबर है इसके। तो रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट, चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट, इसलिए 2017 में जो है वो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों मेंबर बन जाते हैं, फुल मेंबर एचसीओ ऑर्गेनाइजेशन की। तो कुछ बेसिक फैक्ट अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डाटा जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कवर करता है यूरेशिया के 60% पार्ट को, एरिया को, वर्ल्ड पॉपुलेशन में 40% पॉपुलेशन को, ग्लोबल जीडीपी के 20% पार्ट को, जीडीपी को। ओके, इस तरीके से अपने आंसर्स के आप स्टार्टिंग करते हैं तो वेरी ब्यूटीफुल वे में, और डाटा जो है वो भी आप रखते हो, फैक्ट रखते हो, तो ये काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है आपके आंसर्स को। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उन्होंने जुडिशरी में क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया कि उन्होंने गवर्नर के पास में बहुत सारे बिल भेजे, गवर्नर जो है ना तो उसके ऊपर आंसर दे रहा है ना उसको वापस रिटर्न कर रहा है। तो जब जुडिशरी ने क्वेश्चन किया वहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन जो वहाँ के गवर्नर हैं उनसे, तो उन्होंने बोला कि उनके पास में ज़्यादा बिल नहीं है, कुछ बिल है जो उन्होंने रिटर्न कर दिए हैं, या कुछ बिल को जो है उन्होंने अपनी असेंट दे दी है। तो इसके बाद में जुडिशरी ने क्या किया, ये जो भी पिटीशन डाली इसको तो किया नलीफाई, लेकिन ये जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में जो क्लैश देखने को मिलता है बिल को लेकर के, इस क्वेश्चन को जो है जुडिशरी ने ओपन किया। अब यहाँ पर आर्टिकल 200 जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। आर्टिकल 200 जो है इसको जुडिशरी ने बोला कि देखो, इसमें बोला गया है कि जितनी जल्दी हो सके ना वो गवर्नर अपना आंसर दे, किसको लेकर के, बिल को लेकर के। और यहाँ पर जुडिशरी ने बोला कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पॉइंट को लेकर के डिस्कशन चल रहा होगा तब भी उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया था कि जितना जल्दी हो सके गवर्नर जो है वो इसमें अपना रिजल्ट दे। हालांकि आर्टिकल 200 जो है, जो गवर्नर को पावर देता है किसी भी बिल को लेकर के कि असेंट देना है या फिर वापस भेजना है या फिर प्रेसिडेंट के पास में उसको रिजर्व करना है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है जिसके बीच में क्लैश देखने को मिलता है। एक तो गवर्नर जो है वो इस प्रोसीजर में एक टाइम जो पीरियड है वो डिसाइड नहीं है कि 6 मंथ्स में बिल के ऊपर असेंट देना जरूरी है या 1 मंथ में देना जरूरी है, ये एक मेन इशू है। दूसरा मेन इशू ये है कि बहुत सारे बिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भेजती है गवर्नर के पास में, गवर्नर जो है उसको भेज देता है किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। तो ये भी एक क्लैश देखने को मिलता है। और थर्ड क्लैश की अगर हम बात करें तो थर्ड क्लैश ये है कि यहाँ पर हम डिस्कस करें, यहाँ देखिए, एब्सेंस ऑफ ए टाइम लिमिट, ये हमने देख लिया। द स्कोप फॉर रिजर्विंग ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन अगेंस्ट द एक्सप्रेस एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड द क्लेम दैट द गवर्नर कैन किल एनी बिल बाय डिक्लाइनिंग असेंट। तीसरा इशू ये है कि मान लो गवर्नर जो है वो अपना कोई असेंट ही ना दे तो बिल जो है वो एक डोरमेंट स्टेट में चला जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये में 3 मेन कन्फ्लिक्टिंग है। और यहाँ पर देखो गवर्नर के बारे में ये बताया गया है, मतलब आर्टिकल 163 जो है ना, वहाँ पर गवर्नर के बारे में बोला गया है कि गवर्नर काम करेगा कैबिनेट की एड एंड एडवाइस के ऊपर। तो ये पॉइंट जो है ये कन्फ्लिक्टिंग है कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि कैबिनेट की एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करेगा और दूसरी तरफ जो गवर्नर है वो जो कैबिनेट जो है, क्योंकि बिल अगर गवर्नमेंट पास करवा रही है तो एक तरीके से कैबिनेट की एश्योरेंस ही है। ओके, तो वहाँ पर कैबिनेट की जो भी उनका माइंड है उसको यहाँ पर गवर्नर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस आर्टिकल में ये मेन पॉइंट है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट में इशू देखने को मिल रहा है। तो इस इशू को, ये जो भी प्रॉब्लम है गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द जो है वो हमें सॉल्व करना चाहिए और एक टाइम पीरियड या किस तरीके से हम इस इश्यू को रेगुलेट कर सकते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बात की है कि
विमेन रिजर्वेशन बिल जो है पॉलिटिक्स में वो जल्द से जल्द पास होना चाहिए। यहाँ पर राइटर ने बताया है कि देखो, इंडिया में जो सफ्रेज है मतलब राइट टू वोट है वो विमेन को इंडिपेंडेंस के साथ में दे दिया गया था। बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्री जहाँ पर बहुत लंबे टाइम के बाद में मतलब वो एग्जिस्टेंस में आई, वहाँ पर राइट टू वोट स्टार्ट हुआ, लेकिन पहले मैन को दिया गया, एलिट कम्युनिटी को दिया गया, लेकिन विमेन जो है उनको काफ़ी लेट दिया गया। लेकिन हमारा इंडिया ने हमेशा इसमें इक्वलिटी को माना और विमेन और मैन को इक्वल टाइम पे जो है वो राइट टू वोट दिया गया। प्रेजेंट टाइम में विमेन जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी लो है। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में भी अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में ओनली 14% सीट जो है वो विमेन, इक्वल पॉपुलेशन होने के बाद में भी ओनली 14% जो है वो विमेन के पास में सीट है। तो यहाँ पर राइटर ने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए हैं कि जब हमारी शुरुआत इतनी शानदार हुई कि हमने स्टार्टिंग में ही विमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, इक्वल राइट टू वोट दिया, और अगर हम पॉलिटिकल सेक्टर में भी देखें तो कभी तो इंडिया का ये रोल था कि 3 अदर स्टेट मीन्स वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ पर विमेन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर हम सेंट्रल में देखें तो सुषमा स्वराज जो है वो अपोजिशन थी लोकसभा में, अपोजिशन लीडर। सोनिया गांधी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और साथ ही साथ में उसी टाइम जो है वो इंडिया की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जो है वो भी सेम टाइम में थी। इसके बावजूद भी विमेन का पॉलिटिक्स में इतना प्रेजेंट होने के बाद में भी अगर हम देखें तो फिर भी विमेन को जो है वो क्या नहीं मिल पाया, मतलब जो रिजर्वेशन है कि इतनी सीट्स जो है वो कम से कम विमेन की होनी ही चाहिए। ओके। और नॉर्थ ईस्ट वाले अगर पार्ट में अगर आप देखोगे तो अभी नागालैंड यहाँ पर इलेक्शन हुए तो नागालैंड में तो पहली बार 2 मेंबर जो है वो लेजिस्लेटिव मेंबर वहाँ पर बनी है। और अभी वहाँ पर जो है जो लोकल अथॉरिटीज़ के जो इलेक्शन है उसमें विमेन को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में भी इंडिया जो है वो काफ़ी लैक करता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से विमेन रिजर्वेशन की बात स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले 1955 में तब गवर्नमेंट ने एक कमेटी जो है वो अपॉइंट की थी और उसने रिकमेंडेशन दी थी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मिनिमम 10% सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन 1980s तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और फिर जब विमेन का रिजर्वेशन जो मोमेंटम है इसको ज़्यादा मतलब एक हायर लेवल पर प्रेजेंट किया जा रहा था तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर विमेन 1988 जो है उसने रिकमेंडेशन दी कि 30% सीट जो है सभी इलेक्टेड बॉडीज़ की, उसमें 30% सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। हालांकि ये जो रिकमेंडेशन है उसको रिटेरेटेड कर दिया गया इन द नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन विच वाज अडॉप्टेड इन 2001। 1993 जो है उसमें आप सभी को पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुए, एक्ट जो है अमेंड किया गया और उसमें 33 सीट्स जो है लोकल गवर्नमेंट की 33 सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व की गई। तो एक तरीके से विमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो लोकल अथॉरिटीज से भी देखने को मिला। उसके बाद में विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो स्टार्ट हुआ कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी विमेन को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। लेकिन बिल जो है वो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, अप्रूव किया गया 2010 में। और उस टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, लेकिन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से प्रॉपर एक्ट के रूप में जो है वो पास होकर के सामने नहीं आ सका। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि देखो भाई ये जो पर्सपेक्टिव है हमें जल्द से जल्द विमेन एम्पावरमेंट बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास करना चाहिए। यहाँ पर कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो स्कैंडियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नेंस जो है उसमें जेंडर इक्वलिटी, विमेन एम्पावरमेंट को इक्वलिटी दी जाती है। और यही बेसिक रीजन है कि बहुत सारे इंडेक्स में वो इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। यहाँ पर रवांडा का भी एग्जाम्पल दिया है कि अफ्रीकन नेशन रवांडा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू थे और जीनोसाइड से निकाल करके वहाँ पर जो है एक विमेन लीडरशिप जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स में वहाँ पर हेल्प किया। नॉर्वे जो है उन्होंने 2003 में कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था और ये बताया था कि जितनी भी कॉरपोरेट बोर्ड्स की सीट है उसमें 40% सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो अब इंडिया के लिए भी टाइम है, अभी नेक्स्ट जो है 25 ईयर्स 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। तो इन सेक्टर में
पॉलिटिकल इक्वलिटी में अगर हमने काम किया और पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल हमने काम किया तो इंडिया जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाएगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनका ये ओपिनियन था कि अगर किसी कम्युनिटी की प्रोग्रेस को आपको देखना है, मेजर करना है, तो आप ये देख लिए कि उस कम्युनिटी में विमेन की कितनी प्रोग्रेस है। उसके बेसिस पर आप जो है वो कर सकते हो मेजरमेंट कि कम्युनिटी जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये ही बात आती है कंट्री की, हमारे नेशन की, हमारे इंडिया की, कि अगर हमें इंडिया की ग्रोथ नापनी है और हम चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री इंडिया बने, तो वो जब ही हो पाएगा जब हम विमेन का ग्रोथ करेंगे, विमेन का डेवलपमेंट करेंगे। तो अब टाइम जो है वो बीत चुका है, हमें रिजर्वेशन बिल जल्द से जल्द पास करवाना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ देखिए, देखो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बताई है कि ड्रोन के थ्रू जो है वो बुलेट्स, आईईडी जो है वो पूंछ वाला जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर डाले गए हैं। तो इस तरीके का जो इशू है ना वो पहले भी देखने को मिला है। देखो, अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया कि ड्रोन का यूज़ का मतलब टेक्नोलॉजी का आप देखिए पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। हमने देखा कि चार धाम यात्रा जब स्टार्ट होगी तो बहुत सारे लास्ट 1-2 ईयर से अगर हम देखें तो बहुत सारे जो पिलग्रिम्स हैं उनकी डेथ देखने को मिल रही है, क्योंकि हायर लेवल पर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कम होती है, तो उसकी वजह से भी लोगों की डेथ हो जाती है। तो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो चार धाम दर्शन प्रोजेक्ट, चार धाम यात्रा जो है उस टाइम में ड्रोन के थ्रू जो है ये सारी अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ड्रोन का क्या तो पॉजिटिव यूज़ है, और यहाँ पर जो है एक तरीके से टेररिज्म या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है। हर स्टेट, यूनियन टेरिटरी, वहाँ का जो भी पुलिस ऑफिसर है उनके साथ में डिस्कशन किया है कि अगर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करने वाला कोई पर्सन अगर हेट स्पीच करता है, मतलब रिलीजन के बेसिस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर अगर स्टेटमेंट देता है, हमारी सोसाइटी को डिवाइड करने का बात करता है, तो उस पर्सन के खिलाफ में जो है बिना, मान लो किसी ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई लेकिन फिर भी स्टेट को अपने बेसिस पर, सो मोटिव बेसिस पर उसके खिलाफ में जो है एफआईआर रजिस्टर कर लेनी है। आर्टिकल 153A जो क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, रिलीजन के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में एनमिटी को प्रमोट करता है। 153B जो है वो इसके खिलाफ, मतलब अगर ऐसा कोई इशू जिसमें हमारी कम्युनिटी के बीच में इशू जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है तो 153A के अंडर जो है केस रजिस्टर किया जाता है। 153B जो है वो कब लगता है, जब इम्प्यूटेशंस, असर्शन प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ में कुछ काम हो। 505 पब्लिक मिसचीफ, 295A डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ये सारे जो है वो आर्टिकल जो हैं उसके ऊपर लगने चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ये सारे सेक्शन इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और देखो यहाँ पर जुडिशरी ने बोला कि हमारा जो नेशन है ना वो सेक्युलर नेचर का है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है और सभी अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये जो हेट स्पीच का जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से सोसाइटी जो है काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो रही है। तो सेक्युलर नेचर जो है हमारी कंट्री का उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए जो है वो स्टेट्स को काम करना होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बोली कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वायलेशन देखने को मिलता है तो ये समझा जाएगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये टर्म जो है इसके बारे में अगर हम कुछ बेसिक बातें समझें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। देखो जो भी ये इस तरीके की टर्म्स होती है ना, इनको लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या कर देगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टर्म्स इसके लेकर के 2-3 स्टेटमेंट दे देगा। एक स्टेटमेंट ये दे देगा कि ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वेल डिफाइंड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर कंटेम्प्ट किया जाता है तो आपके पास में पावर है पनिश करने की, और 215 जो है वो पावर देता है हाई कोर्ट्स को। ओके, 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया था जो सिविल और क्रिमिनल दोनों जो कंटेम्प्ट है उनको रेगुलेट करता है।
तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के, और ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज है जिसको प्रद्युमन सर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको कवर करवाए जा रहे हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स जो अभी 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। अगर आप 2024 में भी प्लानिंग कर रहे हैं यूपीएससी देने का तो भी ये वीडियोस जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू।